बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी बायो 101 की असाइनमेंट नंबर 2 करेंगे। ये जो असाइनमेंट नंबर 2 है आप लोगों की 10 मार्क्स की। पहले आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 थी, वो भी 10 मार्क्स की थी, और अब इसकी ये जो दूसरी असाइनमेंट है दिस इज ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप लोगों ने लेक्चर्स जैसे जैसे आप लोगों ने सुने हुए हैं ना, जो कि अपलोडेड हैं, वो आप लोगों ने अगर आप लोगों के माइंड में है ना तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ बायो 101 से रिलेटेड कि बायो 101 के फाइनल टर्म के पेपर में मिड टर्म का सिलेबस भी ऐड होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग मिड टर्म के भी लेक्चर साथ साथ लेना स्टार्ट करें। वो भी आप लोग अभी से थोड़ा थोड़े करके लेना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के टाइम तक जो है ना वो ईजिली होंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआओं में भी लाजमी याद रखिएगा। और इसके अलावा आप लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट, क्विज़ेस की वीडियोस या आप लोगों को जितने भी लेक्चर्स चाहिए तो वो हमारे चैनल हालिम स्टडी इनसाइट्स पे अवेलेबल हैं। आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए आप लोग वो लिख के सर्च कर सकते हैं। ये चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ पे प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद चैनल के होम पेज पे आप जाएं तो वहाँ पे आप लोग हमें व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद है। उसमें आप लोगों को सारे पेपर्स वगैरह, एमसीक्यूज, उसके बाद फाइल्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। हम लोग चलते हैं अपने आज की इस वीडियो की तरफ। पहले उन्होंने ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि ड्यू डेट के बाद आप लोगों ने सबमिट नहीं करानी। 21 जनवरी इसकी डेट है, इससे पहले आप लोगों ने सबमिट करानी है। इसके बाद आप लोगों को कोई ग्रेस डे भी नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डेज के लिए ओपन हुई थी। इसमें जस्ट उन्होंने दो जो है ना वो क्वेश्चन दिए हैं, 5 मार्क्स के जो है ना वो दोनों क्वेश्चन हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो उन्होंने कहा था कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीनोम, राइट एट लीस्ट 5 डिफरेंसेस। कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीनोम में आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है और कम से कम 5 डिफरेंसेस आपने लिखने हैं। 5 मार्क्स का आप लोगों का ये क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आप लोगों को 8 डिफरेंसेस बताऊंगी, आपने अपनी मर्जी से इसमें से कोई से भी 5 डिफरेंसेस अपनी मर्जी के आप लोगों ने पिक करके अपनी वर्डिंग में लिख देने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस मैंने पूरे नहीं लिखे, मैंने जस्ट हेडिंग्स लिखी हैं ताकि आप लोगों को साथ में मैं कंसेप्ट दूंगी, वही सब कुछ आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में वहां पे बता देना है अपनी असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, इन लाइन आप लोगों की ये असाइनमेंट है जो कि आप लोगों ने LMS पे आप लोगों ने खुद टाइप करनी है। आप लोगों की जो फाइल है ना वो वहां पे अपलोड नहीं हो सकती। हम लोग चलते हैं डिफरेंसेस की तरफ। सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक जीनोम होता है ना उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी होती है ना, हम लोग ने बात की थी ना कि सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर इस तरह की जो होती है ना सेल ऑर्गेनेल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है वो सारी की सारी एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम्स हो गया, गोल्जी ऑपरेटर्स हो गया, ये सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। दूसरा एक और जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक जीनोम होता है ना वो यूनिसेलुलर होता है, यानी कि मोस्टली वो एक सेल से ही मिलके बना होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद आर्की, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये एक ही सेल से मिलके बने होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सेल्स मिलके तो जो है ना फिर वो सारा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अभी जो है ना फिलहाल हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं जीनोम की। तो आप लोग खैर बता सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक जीनोम होता है ये इसमें प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है ये यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इनके अंदर यूकैरियोटिक जीनोम होता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो जीनोम होता है वो यूनिसेलुलर के अंदर पाया जाता है। उसके बाद हम लोग साइज की बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक जीनोम होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, इवन कि आप लोग उसको आम आंख से देख भी नहीं सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं इसकी बैक्टीरिया की हम लोग बात करते हैं, आर्की की हम लोग बात करते हैं, तो ये एक प्रोकैरियोटिक जीनोम, इनके साइजेस बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इवन के माइक्रोस्कोप की मदद से आप लोग इनको मुश्किल से देखते हैं। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक जीनोम होते हैं ना इनका साइज प्रोकैरियोटिक जीनोम से बड़ा होता है। ठीक है, ये दिस इज लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक जीनोम।
उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक जीनोम होता है उसके अंदर एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बल्कि उनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लाइड रीजन पाया जाता है। यानी कि जो डीएनए मटेरियल होता है ना, वो सेल के अंदर स्कैटर हुआ होता है, वो किसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता। लेकिन जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है, इनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर सारा का सारा जीनोमिक मटेरियल यानी कि डीएनए, आरएनए वगैरह सब कुछ पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनका हमें पता है कि उनका जो न्यूक्लाइड रीजन है, यानी कि जितना भी उनका जो रेप्लिकेटेड जो मटेरियल होता है डीएनए वगैरह, वो सब कुछ सेल के अंदर ही स्कैटर हुआ होता है। ठीक है, इसलिए प्रोकैरियोटिक जीनोम के अंदर जब भी ट्रांसलेशन हो रही होती है तो साथ ही ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। यानी कि जब मैसेंजर आरएनए बन रहे होते हैं तो साथ ही मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन भी साथ साथ ही बन रहे होते हैं। लेकिन जब हम लोग यूकैरियोटिक जीनोम की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन इकट्ठी नहीं हो रही होती, क्योंकि उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले ट्रांसलेशन होती है, यानी कि मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर न्यूक्लियस की पोर्स की मदद से वो मैसेंजर आरएनए बाहर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस पोर्स की मदद से वो बाहर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर फिर वो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो यूकैरियोटिक जीनोमिक में एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस की फॉर्म में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन होती है। उसके बाद हम लोग अब क्रोमोसोम्स की अगर बात करते हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक जीनोम होता है इसके अंदर सिर्फ एक ही सर्कुलर क्रोमोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सर्कुलर क्रोमोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है इसमें लीनियर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक्स की फॉर्म में जो शक्ल होती है ना, इस तरह की क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और वो लीनियर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लाज्मिड्स की। जो प्रोकैरियोटिक जीनोम होता है इसके अंदर सर्कुलर जो है ना एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड्स। ठीक है, और उनको हम लोग यानी कि यूं समझ ले कि वो डीएनए के जो है ना छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं। ठीक है, गोल गोल से होते हैं डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, उनको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड्स। ये प्रोकैरियोटिक जीनोम के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर प्लाज्मिड्स नहीं पाए जाते। उसके बाद हम लोग एक और जो डिफरेंस होता है इनमें हम लोग देखते हैं इंट्रॉन्स का और एक्सॉन्स का। जो प्रोकैरियोटिक जीन्स होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक जीनोम, उसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते। इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग रीजन्स। ठीक है, सिर्फ जो है ना प्रोकैरियोटिक के अंदर सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं, यानी कि एक्सॉन्स होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है इसमें दोनों पाए जाते हैं, इंट्रॉन्स भी और एक्सॉन्स भी। इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं जब आरएनए की प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो जब ट्रांसक्राइब हो जाते हैं तो इंट्रॉन्स फिर रिमूव हो जाते हैं। बल्कि बस इतनी आप लोगों ने बात याद रखनी है कि यूकैरियोटिक के अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जीनोम होता है उसके अंदर जस्ट एक्सॉन्स तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते। तो ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंसेस थे। आप लोगों ने कोई से भी 5 डिफरेंसेस आप लोग उठाएं, टेबल की फॉर्म में अगर आप लोग लिखेंगे अपनी असाइनमेंट तो वो ज्यादा जो है ना वो अच्छी रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक जीनोम की आप गूगल से कोई डायग्राम आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्यारी सी, और साथ में आप लोग वो लगा दीजिएगा। आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके ऊपर एक्सप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो या अगर आप लोग हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं ना तो वेल एंड गुड। ठीक है, यूकैरियोटिक जीनोम में आप लोग कोई एनिमल सेल बना दें। ठीक है, आसान होते हैं बनाने, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में आपको बैक्टीरियल सेल जो है ना उसमें आप लोग बना दे पेज के ऊपर, और उसको स्कैन करके आप लोग वो भी अपलोड कर सकते हैं। बट 5 नंबर का क्वेश्चन है जस्ट। ठीक है, तो इसमें इतने ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, टाइम नहीं वेस्ट करने की जरूरत है। 5 डिफरेंसेस लिखें और गूगल से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीनोम की यहाँ पे आप लोग डायग्राम लगा सकते हैं। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था ना, उसमें उन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन करना है जीनोमिक्स को, प्रोटियोमिक्स को और मेटाबोलोमिक्स को। इन 3 टर्म्स को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीनोमिक्स की। जीनोमिक्स का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी जीन्स पाया जाता है ना, जितने भी जीन्स होते हैं, जीनोम हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसकी सारी स्टडी को, उसकी सारी रीडिंग को हम लोग बोलते हैं जीनोमिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप सारे के सारे जीन्स को स्टडी करते हैं, आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि वो सारे जीन्स आपस में अरेंज कैसे हुए हैं। अगर आपने उन जीन्स को अलग अलग करना हो तो आप लोग उनको भी कर सकते हैं, उनकी डेंसिटी के हिसाब से, साइज के हिसाब से। जीनोमिक्स की मदद से साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किसी भी लिविंग थिंग का जो जेनेटिक मेकअप है वो किस किस्म का है,
उसकी बेस पे फिर वो उनकी मुख्तलिफ जो ट्रेड्स होती हैं वो स्टडी करते हैं, उनके अंदर जीन्स की सीक्वेंसेस कैसी है, कौन से रिसेसिव जीन्स है, कौन से डोमिनेंट जीन्स है, कौन कौन सी डिजीजेस इंसान के अंदर हैं या हो सकती हैं, और किस तरह से मुख्तलिफ जीनोम आपस में मिल के इकट्ठे काम कर रहे हैं। ये सारा कुछ आप लोग जीनोमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स वो ब्रांच है स्टडी की जिसमें आप लोग प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं, यानी कि सेल जो होता है ना उसके अंदर मेन जो मशीनरी होती है ना वो होती है प्रोटीन्स। तो सेल्स के अंदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं आप लोग उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आप इसमें जो चीजें स्टडी करते हैं ना, यूं समझ लें कि किसी भी फैक्ट्री के वर्कर्स को स्टडी करना बिल्कुल ऐसा ही होता है प्रोटियोमिक्स के अंदर। प्रोटियोमिक्स की मदद से साइंटिस्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन सेल के अंदर मौजूद हैं, कितने प्रोटीन सेल के अंदर मौजूद हैं, उनकी सीक्वेंस क्या है, उनकी सीक्वेंस ठीक है या नहीं है, जो भी प्रोटीन्स हैं उनके काम क्या हैं। फिर उन प्रोटीन्स को सारा कुछ स्टडी करने के बाद वो उनको जो है ना वो नॉलेज मिल जाता है कि सेल किस तरह से फंक्शन कर रहा है, किस तरह से कोई प्रोटीन डिजीज में इन्वॉल्व है या नहीं है, प्रोटीन की सीक्वेंस में कहीं कोई खराबी तो नहीं है। ये सारी चीजें प्रोटियोमिक्स के अंदर आप लोग स्टडी करते हैं। तीसरी जो होती है ना दैट इज अ मेटाबोलोमिक्स। ठीक है, अच्छा मेटाबोलोमिक्स होती है कि हर जितना भी बायोलॉजिकल सिस्टम होता है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी उस ऑर्गेनिज्म की रोजमर्रा के जितने भी काम होते हैं ना उसमें हेल्प आउट करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि किसी भी बड़ी चीज के अंदर आप छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करते हैं ना, इसी तरह से आप लोग बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आप लोग स्टडी करते हैं। दैट इज अ मेटाबोलोमिक्स। मेटाबोलोमिक साइंटिस्ट इसीलिए स्टडी करते हैं ताकि सेल के अंदर या टिश्यूज के अंदर जितने भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये स्टडी करते हैं। मेटाबोलोमिक्स भी इसकी बेस पे भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं कि इंसान के अंदर क्या क्या डिजीजेस हैं, या कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई बंदा कोई खास किस्म के अगर ड्रग्स ले रहा होता है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आ जाती हैं, उसको कोई साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये मेटाबोलोमिक्स के ही थ्रू आप लोग स्टडी करते हैं कि उस ड्रग का इंसान के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या असर पड़ा है, किस तरह से वो मॉलिक्यूल्स चेंज हुए हैं, किस तरह से साइड इफेक्ट्स हुए हैं। तो ये सब कुछ आप लोग मेटाबोलोमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये इन्होंने हमसे पूछा था। अच्छा, ये आप लोगों का जो है ना उन्होंने कहा कि LMS पे ही आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है। ये बाकी इसमें अब कोई भी चीज मुश्किल तो नहीं है, बाकी बहुत ही ज्यादा आप लोगों की ये इजी असाइनमेंट है। जो मैंने आप लोग को यहाँ पे चीजें बताई हैं ना, आप लोग वही सेम इसी को आप लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए, अल्लाह ताला आप सब लोगों के हामी और नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा, और फाइनल टर्म से रिलेटेड जितने भी क्विज़ेस की वीडियोस हैं वो आप लोग देख के जाइएगा। सारे के सारे आप लोगों के MCQs उसी में से ही आएंगे। ठीक है, बजाय इसके कि आप लोग ग्रुप्स में कहें कि मुझे असाइनमेंट्स के सोल्यूशन दो, मुझे जो है वो क्विज करवाओ, दूसरों की मिन्नतें करने से बेहतर है कि आप खुद जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। अभी आप बड़े हो चुके हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बस वीडियोस देखा करें और अपना सोल्यूशन आप लोग खुद बनाया करें। 5 मिनट में ये सोल्यूशन बन जाएगा आप लोगों का, जो मैंने आप लोगों को सारे डिफरेंसेस वगैरह और जितने भी मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस वगैरह बता दी हैं। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी और खुशियों से नवाजें, सेहत से नवाजें, मेरे लिए और अपने लिए बहुत सारा ईमान मांगा करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आगे जरूर रिकमेंड कीजिएगा। इस सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी लाजमी लीजिएगा, अपलोडेड हैं और कुछ सीरीज चल भी रही हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।